फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुमन नर्सिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आज निमोनिया के बारे में जानेंगे। क्या होता है निमोनिया, कैसे इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं और कैसे इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है निमोनिया का। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो निमोनिया फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि जनरली एक कॉमन डिजीज कंडीशन है जो हर एक जगह पे लमसम मिल ही जाते हैं। ठीक है, बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो इसी के बारे में हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप करें आप पूरे वीडियो को वॉच करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है निमोनिया। सबसे पहले निमोनिया फ्रेंड्स ना एक कॉमन डिजीज कंडीशन है जो क्या चीज़ का डिजीज कंडीशन है, हमारे लंग्स का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिजीज कंडीशन है। ठीक है, जिसमें ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। ओके, इसमें क्या होता है मेनली रूप से कि हमारे जो लंग्स हैं, फेफड़े जो है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है और कुछ म्यूकस का सिक्रेशन होकर के एयर के जगह पे, हवा के जगह पे कुछ फ्लूइड्स वहाँ पे फिलअप हो जाते हैं, जिसके वजह से एयर का प्रॉपर एक्सचेंज नहीं हो पाता है और सांस लेने में दिक्कत होती है। हमारे बॉडी हाइपोक्सिया कंडीशन में चला जाता है। ठीक है, तो ये मेनली रूप से हम लोग देखते हैं बैक्टीरिया से होता है, फंगस से होता है, ठीक है, पैरासाइट से होता है, इन सारी चीज़ों से होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ लें। सबसे पहले हम लोग निमोनिया का डेफिनेशन देख लें। क्या होता है डेफिनेशंस? एंड इन्फेक्शंस दैट inflammations in air sac that leads to inflammation in air sac in one or both lungs। हमारे पास दो लंग्स होते हैं। ठीक है, दो ब्रांचेज में डिवाइडेड होते हैं नीचे आकर लंग्स। तो वहाँ पे क्या होगा, या तो एक लंग्स में या दोनों लंग्स में, दोनों साइड के जो लंग्स हैं उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएंगे, और उसके साथ साथ जहाँ पे एयर फिलअप होना चाहिए वहाँ पे फ्लूइड का कलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशंस में प्रॉपर एयर का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, निमोनिया बोल रहे हैं। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन क्या था, निमोनिया कैन रेंज इन सेवरिटी फ्रॉम माइल्ड टू लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस। ठीक है, पर्टिकुलरली फॉर इन्फेंट्स, ओल्डर एडल्ट्स एंड पीपल विथ वीकेंड इम्यून सिस्टम्स। ये निमोनिया जो होता है वो माइल्ड से लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस को लीड कर सकता है, कॉज कर सकता है। इससे पेशेंट को ये हल्का फुल्का भी हो सकता है किसी पेशेंट में, और किसी पेशेंट को वो डेथ भी कॉज करवा सकता है। ठीक है, पार्टिकुलरली मेनली रूप से हम लोग जो देखते हैं वो इन्फेंट्स में ज़्यादा देखने को मिलता है, ओल्ड एज में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि इन दोनों का इम्यूनिटी थोड़ा लो होता है, और एडल्ट्स में दिखता है जिनका इम्यूनिटी थोड़ा वीक है। ठीक है, तो इनको जल्दी से इन्फेक्शन लगने के चांसेस होते हैं, तो इनमें ये निमोनिया का केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम लोग टाइप्स का। तो टाइप्स लोअर निमोनिया हो सकता है, ब्रोंको निमोनिया हो सकता है, और इंटेस्टाइनल निमोनिया हो सकता है। ठीक है, तीन टाइप्स। क्लासिफिकेशन देखें हम लोग, तो कैसे कहाँ से ये इन्फेक्शन फैल रहा है, निमोनिया जो हो रहा है उस किस प्लेस से हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्लासिफाइड करते हैं। जैसे में कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, कम्युनिटी में अगर नॉर्मली निमोनिया का केसेस मिल रहे हैं तो उसको हम लोग कम्युनिटी एक्वायर्ड मिल, कोई हॉस्पिटल में एडमिट है उसको अगर निमोनिया का केसेस देखने को मिल रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद या हॉस्पिटल में है और उसके दौरान, हॉस्पिटल के दौरान उसको निमोनिया कॉज हो रहा है, तो उसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया बोलेंगे। ठीक है, हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया, कोई भी ऐसा हेल्थ प्रॉब्लम है या कोई भी ऐसा हेल्थ ट्रीटमेंट ले रहा हो, ठीक है, तो उस दौरान अगर उसको इन्फेक्शंस होते हैं लंग्स के और निमोनिया का कंडीशन आता है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया। ठीक है, कोई प्रोसीजर के दौरान अगर निमोनिया हो जाए, इन सारी चीज़ों को। ठीक है, काउजेस देख लेते हैं हम लोग कि क्या क्या काउजेस हो सकते हैं। तो इसके काउजेस जो होते हैं वो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं,
फंगस हो सकते हैं, पैरासाइट्स होते हैं और केमिकल्स भी हो सकते हैं कुछ रीजन्स में। इन सारे चीज़ों के कारण क्या हो सकता है, लंग्स में इन्फ्लामेशन हो सकता है। ठीक है, लंग्स में इन्फ्लामेशन होगा, उसके साथ साथ लंग्स में हाइपर सिक्रीशन होगा। लंग्स में क्या होगा, हाइपर सिक्रीशन होगा, जिसकी वजह से जहाँ पे ऑक्सीजन का एक्सचेंज होना था, एयर फील्ड होना था, वहाँ पे एयर फील्ड होकर के ना ये जो सिक्रीशन हुआ है उस फ्लूइड्स का कलेक्शन हो जाता है। ठीक है, जिससे एयर का एक्सचेंज ज़्यादा आसानी से नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये काउजेज थे। जैसे बैक्टीरियल काउजेज में भी हम लोग देख सकते हैं क्या क्या काउजेज थे। तो बैक्टीरिया में पार्टिकुलर कुछ बैक्टीरियाज हैं जो कि निमोनिया को कॉज करते हैं, जैसे में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई, ठीक है, माइकोप्लाज्मा निमोनाई, क्लेमाइडिया निमोनाई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बैक्टीरियाज के कारण निमोनिया हो सकता है। वायरस में भी हो सकता है, जैसे में इन्फ्लुएंजा वायरस, रेनो वायरस। ठीक है, इन सारे वायरस के चलते हमारा निमोनिया कॉज कर सकता है। ठीक है, कुछ पैरासाइट्स होते हैं और केमिकल की वजह से भी इन्फ्लामेशन हो सकता है और लंग्स के अंदर में सिक्रेशन हो सकता है, निमोनिया को कॉज कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी में हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, कोई भी चाहे बैक्टीरियल रीजन हो, फंगल रीजन हो, पैरासिटिक रीजन हो, चाहे कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर हो, ठीक है, कोई भी कॉजिंग एजेंट हो, कोई भी कॉजिंग एजेंट हो जिसके वजह से क्या हो जाएगा, वो जो होते हैं वो सीधा माइक्रोब्स को इंटर करवाते हैं कहाँ से, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। जो भी रीजन्स हैं उसके वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं जो डिजीज को कॉज कर सकते हैं निमोनिया को, वो इंटर करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर में। ठीक है, हमारा उसके प्रति इम्यून सिस्टम जो होता है वो रिस्पॉन्स करेगा। कोई भी फॉरेन बॉडी हमारे बॉडी में जाता है तो वो हमारा बॉडी उसके प्रति एक एक्शन शो करता है ताकि उस चीज़ों को किल कर दे और हमारे बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए। तो यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम था। ठीक है, वो क्या काम करेगा, एक्टिव होगा तो म्यूकस का सिक्रेशन करेगा ताकि चीज़ों को, जो फॉरेन बॉडीज थे, वो उनको किल कर सके। ठीक है, पेनिट्रेट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स। अब जो ये तो एक्टिव हो ही है ही, म्यूकस को प्रोडक्शन कर रहे हैं ताकि उनसे वो फाइट करके उसको किल कर सके माइक्रोब्स को। उसके साथ साथ ये म्यूकस भी हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इंटर कर रहे हैं और माइक्रोब्स भी कुछ मात्रा में, अगर प्रॉपर से किल अप नहीं हो पा रहे हैं, वो किल्ड नहीं हो रहे हैं, तो कुछ मात्रा में हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आ जाते हैं। ठीक है, एल्विलाई में आएंगे, ब्रोंक्यूल्स में आएंगे, इन सारी चीज़ों में आएंगे। अब इसके वजह से क्या हो जाएगा, जहाँ जो नीचे में एल्विलाई के नीचे में बहुत सारे एयर सैक्स बने होते हैं, एयर सैक होते हैं। ठीक है, जहाँ से ऑक्सीजन का सप्लाई एक्सचेंज हो रहा होता है ब्लड के साथ, तो वहाँ पे ये फ्लूइड आकर के कलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, फ्लूइड कलेक्शन हो जाएगा, वही यहाँ पे बोल रहा है वैसोडाइलेशन इंक्रीजेस ब्लड फ्लो। हाँ, जहाँ पे इन्फेक्टेड एरिया है वहाँ पे ब्लड का फ्लो ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, लंग्स वाले एरिया में ब्लड का फ्लो ज़्यादा बढ़ जाएगा ताकि उसको ज़्यादा WBC की रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें बहुत सारे हमारे एंटीबॉडीज़ वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, फैगोसाइटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कंसोलिडेशन ऑफ द ल्यूकोसाइड एंड फाइब्रिन्स। अब ये ज़्यादा मात्रा में सिक्रीशन हुआ है इनका, तो ये वहाँ पे क्या जाएंगे, जाके इकट्ठे हो जाएंगे, जम जाएंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, जो हमारा एल्विलाई है वो एयर के जगह पे पस से फ्लूइड से फिलअप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या देखेंगे, अब जहाँ पे एयर फिलअप होना चाहिए था वहाँ पे पस और फ्लूइड भरा हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा अच्छे से एयर का एक्सचेंज हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। तो ये फाइनली क्या कॉज कर देगा, हमारा निमोनिया को कॉज कर देगा। ठीक है, फाइनली क्या कॉज करेगा, निमोनिया कॉज करेगा। तो ये था हमारा पैथोफिजियोलॉजी, जिसमें हमने क्या देखा, कोई भी एटियोलॉजिकल फैक्टर था जिसके कारण से माइक्रोब जो थे हमारे बॉडी के अंदर में इंटर कर रहे थे। ठीक है, उसके अगेंस्ट में हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स कर रहा था
और जिसके वजह से कुछ सिक्रेशंस हमारे बॉडी के अंदर में होते हैं, हमारे लंग्स के अंदर में सिक्रेशंस हो रहे थे, जो सिक्रेशन और कुछ माइक्रोब्स हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इंटर कर रहे थे। उसके साथ साथ क्या हो रहा था, ब्लड का फ्लो ज़्यादा लंग्स एरिया में बढ़ रहा था, ठीक है, और ज़्यादा ब्लड का फ्लो वहाँ पे हो रहा था, उसकी वजह से क्या था, और सिक्रेशन की वजह से, दोनों की वजह से ल्यूकोसाइट्स से फेब्रिन की वहाँ पे मात्रा बढ़ रही थी, संख्या बढ़ रही थी, अमाउंट बढ़ रही थी, जिसका उसका कलेक्शन हो रहा था, ठीक है। और जहाँ पे एयर फिल्डअप होना चाहिए था वहाँ पे फ्लूइड का फिल्डअप हो जा रहा था, और उस वजह से क्या हो जा रहा था, वहाँ पे प्रॉपर एयर का एक्सचेंज नहीं हो रहा था, जिसको हम लोग फाइनली क्या काउज करवा दे रहे थे, निमोनिया काउज हो रहा था, ठीक है। ये था हमारा पैथोफिजियोलॉजी। साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे हमारे निमोनिया के पेशेंट्स में? तो साइन और सिम्टम्स में हम लोग देखेंगे कि निमोनिया वाले पेशेंट हैं, चूँकि लंग्स हमारा कहाँ पे है, चेस्ट वाले रीजन में है, तो चेस्ट पेन देखने को मिल सकता है। इन्फेक्शन है तो उसको क्या दिखेगा, फीवर देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके साथ साथ सिक्रीशन हो रहा था तो कफ देखने को मिलेगा, स्प्यूटम का प्रोडक्शन ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। प्लूरिक चेस्ट पेन हो जाएगा, प्लूराइटिक चेस्ट पेन होगा, नोजिया वोमिटिंग के कंडीशंस देखने को मिल सकते हैं। ओल्ड एज होगा तो कन्फ्यूजन में रहेगा, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर उसको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है उसके ब्रेन तक, उसके बॉडी पार्ट्स तक, तो कन्फ्यूज रहेगा, ठीक है। लॉस ऑफ एपेटाइट, अब जो व्यक्ति बीमार होता है उसको भूख प्यास थोड़ा कम लगता है, तो उसको खाना खाने का मन नहीं करेगा, ठीक है, भूख कम लगेगी, बॉडी पेन करेगा पूरा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगा, ठीक है। ये सारा चीज़ हमारा क्या था, साइन एंड सिम्टम्स था। चेस्ट पेन, फीवर, कफ, स्प्यूटम प्रोडक्शन, प्लूराइटिक चेस्ट पेन, नोजिया वोमिटिंग, कन्फ्यूजन, लॉस ऑफ एपेटाइट, बॉडी पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं जिसके वजह से जो डिजीज निमोनिया काउजिंग एजेंट्स हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट तरीके से किसी व्यक्ति पर काम करेंगे। मतलब ऐसा कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से उनका इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाए। सबसे पहला क्या है, स्मोकिंग, ठीक है, अल्कोहलिज्म, ब्रोंकियल अस्थमा किसी को है, HIV का इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में इम्यूनिटी लो हो जाएगा, ठीक है। हार्ट और लंग डिजीज़ है, कोई अदर हार्ट या लंग डिजीज़ है निमोनिया को छोड़ करके, उस कंडीशंस में हमारे बॉडी का इम्यूनिटी थोड़ा कमज़ोर होगा और जो भी निमोनिया काउजिंग एजेंट्स होंगे वो अटैक करेंगे जल्दी से, ठीक है। एल्डरली पीपल, जो ओल्ड एज हैं, ठीक है, चिल्ड्रेंस एंड हॉस्पिटलाइजेशंस, हॉस्पिटल में तो बहुत सारे इन्फेक्शंस फैले हुए रहते हैं तो वहाँ पे इन्फेक्शंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि अब इन्फेक्शंस हो चुके हैं, साइन सिम्टम्स हमको पता चल रहा है, तो हम उनका डायग्नोसिस करना शुरू करेंगे कि कंफर्म करेंगे कि वो न्यूमोनिया ही है या फिर कुछ और चीज़ें हैं, ठीक है, कोई अदर लंग डिजीज है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शंस कर लेंगे सबसे पहले, ठीक है, कहाँ गया था पेशेंट, क्या कैसा उसका लिविंग स्टैंडर्ड था, सारी चीज़ें। उसके बाद हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशंस कर लेंगे, चेस्ट का CT स्कैन कर लेंगे, ठीक है, चेस्ट एक्सरे हो सके तो ज़रूर करवा लेंगे, ब्रोंकोस्कोपी करवा सकते हैं, स्प्यूटम का कल्चर करवा सकते हैं, उससे पता चल जाएगा कि इन्फेक्शंस फैले हुए हैं कि नहीं फैले हुए हैं, उसमें जो भी डिजीज काउजिंग एजेंट्स है उनका मौजूदगी है कि नहीं, प्रेजेंस है कि नहीं है। ब्लड टेस्ट से भी हमारा इन्फेक्शन का पता चल सकता है, ठीक है। पल्स ऑक्सीमीटर से पता करेंगे कि हमारा जो पल्स रेट है और SpO2 है, सॉरी ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है हमारे बॉडी में वो सही से है कि नहीं, पल्स रेट नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, CBC करवा लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस चेक कर लेंगे, ठीक है, इन सारी चीज़ों को कर लेंगे। अब सारी चीज़ें हम डायग्नोसिस कर लिए, लास्ट में हम आता है ट्रीटमेंट्स, कि उस अब व्यक्ति को ठीक करना है ना निमोनिया को, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले देखते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट या मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है। तो अगर वो इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से है तो हम बैक्टीरियल एंटीबायोटिक चलाएंगे ताकि बैक्टीरिया किल हो जाए। अगर वायरस से है तो एंटीवायरल ड्रग्स चलाएंगे, एंटीपायरेटिक्स चलाएंगे, फीवर ना हो, ठीक है, NSAID, ठीक है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स चलाएंगे ताकि इन्फ्लामेशन उसका कम हो, सिक्रेशंस बॉडी में कम हो, एनाल्जेसिक्स चलाएंगे,
अगर चेस्ट पेन हो रहा हो उसको तो। उसके साथ साथ क्या चलाएंगे, एंटी फंगल्स चला सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की थेरेपी दे सकते हैं, क्योंकि उसको बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है तो उसको ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, ठीक है। पेन मेडिसिन देंगे, सेम चीज़ें, एंटी एनाल्जेसिक्स देंगे, सॉरी एनाल्जेसिक्स देंगे। उसके बाद हम लोग क्या देंगे, पेशेंट को अगर ज़रूरत पड़े, नीड है, तो वेंटिलेटर पे भी रख सकते हैं, ठीक है। पेशेंट को वेंटिलेटर पर रख सकते हैं। इंट्रावेनस लाइनिंग के थ्रू हम लोग उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हैं, और जो भी चीज़ें फ्लूइड्स वगैरह रिक्वायर्ड हो तो उसको चढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा था मेडिकल मैनेजमेंट, ये हमारा क्या था, मेडिकल मैनेजमेंट। अब उसको हम नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे, एज अ नर्स हमारा क्या रोल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि हम उसको बहुत सारे पानी, ज़्यादा अमाउंट में पानी पीने के लिए अलाउ करेंगे, ताकि उसका सिक्रीशन थोड़ा, जो गाढ़ा सिक्रीशन था वो थोड़ा पतला हो सके। उसके साथ साथ जो बलगम बन रहा था उसके अंदर का जो सिक्रीशंस थे उसके बॉडी से बाहर आ सके, ठीक है। ऑब्टेन ब्लड वर्क एंड चेक कल्चर्स, ब्लड को कलेक्ट करेंगे और उसको कल्चर मीडिया के लिए भेजेंगे, ताकि हमको फाइंड आउट करना होगा कि ब्लड में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई इन्फेक्शंस तो नहीं फैले हुए हैं, इन चीज़ों को। अब जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा हमको उसके अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर करना है पेशेंट को, ठीक है। कीप पेशेंट्स कंफर्टेबल एंड वार्म, पेशेंट को शांत वातावरण में रखना है, ठीक है, और नॉर्मली उसको रेस्ट देना है, ठीक है। परफॉर्म सक्शंस इफ रिक्वायर्ड, ज़्यादा सिक्रेशन हो तो उस कंडीशन में क्या करना है, सक्शन करवाना है पेशेंट को। मेजर्स इनपुट्स एंड आउटपुट चार्ट्स, इनपुट एंड आउटपुट चार्ट, ठीक है। क्योंकि सिक्रेशन उसके बॉडी में ज़्यादा हो रहे हैं, हो सकता है सिक्रेशंस बाहर आ रहे हों, तो उससे क्या हो सकता है, पेशेंट डिहाइड्रेट हो सकता है। तो इस कंडीशन में हमको इनपुट चार्ट्स और आउटपुट चार्ट्स को मेंटेन करना होगा। मैनेज पेन एंड कफ, उसको उसके अंदर की जो कफ प्रोडक्शन ज़्यादा था उसको, बलगम के जो प्रोडक्शन ज़्यादा से सिक्रेशन ज़्यादा थे उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे, उसको इमोशनली सपोर्ट करेंगे ताकि उसका पेन थोड़ा कम हो, ठीक है। और एनाल्जेसिक्स अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन हम उसको चलाएंगे, ठीक है। न्यूट्रिशन को प्रमोट करेंगे, चूँकि अनहेल्दी था, बीमार था, तो उसको चीज़ें खाना पीना अच्छा से खा नहीं रहा था, भूख नहीं प्यास नहीं लग रही थी, तो उस कंडीशन में उसको हम न्यूट्रिशन को प्रमोट करेंगे। प्रॉपर रेस्ट उसको प्रोवाइड करेंगे, उसके साथ साथ प्रोवाइड रेस्ट, ठीक है। टीच पेशेंट्स हैंड वॉशिंग, और पेशेंट को हम ये सिखाएंगे कि आपको हैंड वॉशिंग हमेशा करते रहना है। कैसे हैंड वॉशिंग करना है उसका स्टेप्स भी बता देंगे। ऑब्जर्व आइसोलेशन प्रिकॉशंस एज नीड, अगर कोई भी उस पेशेंट को आइसोलेट किए हैं और उसको कोई आइसोलेशन नीड है तो हम उसको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। एजुकेट पेशेंट ऑन इम्यूनाइजेशन रिकमेंडेशन एंड इम्यूनाइज देम बिफोर डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, अगर कोई इम्यूनाइजेशन की नीड है उसके लिए हम उसको एजुकेट करेंगे कि इम्यूनाइजेशन क्यों ज़रूरत है। ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि बच्चों में ये निमोनिया के केसेस मिलते हैं, तो बच्चों को बहुत सारे वैक्सीन्स दिया जाता है ताकि उसको फर्दरी कभी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई डिजीज कंडीशंस कॉज ना हो, ठीक है। पार्टिकुलर्स कुछ वैक्सीन्स होते हैं, ठीक है, तो उनको देना चाहिए, ठीक है। उसके लिए हम उस पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को, केयर गिवर को हम एजुकेट करेंगे, और अगर नीड हो तो हम उस समय में इम्यूनाइजेशन की प्रक्रिया को इम्यूनाइज भी कर देंगे उस बच्चे को, उस पेशेंट को, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, निमोनिया, ठीक है। निमोनिया था जिस पे हम लोग अच्छे से सारी चीज़ों को देखे बारीकी से। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।